मंच पर उपस्थित है, जब हम कॉमरेड वाचेती माधव राव जो CITU के फाउंडर थे, ट्रेड यूनियन के फाउंडर थे, जब उनके नाम को हम सलाम करते हैं, और मेरे प्रिय साथियों, प्रिय मैना सोदरी सोदरा लारा अंदरकी नमस्कारम अभिवंदनम लाल सलाम। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि तेलुगु रादू की भाषा अलग है, लेकिन ये लाल झंडा की दिल की बात एक ही है, और वो बात है न्याय की बात, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, छात्र साथियों की हक की बात। तो इसीलिए आप मुझे क्षमा करेंगे, एक दफ्तर का गठन हुआ है। मैं गई थी दफ्तर में, मैंने देखा कितने अच्छे बड़े बड़े कमरे बने हैं, और मुझे गर्व है इस बात की कि ये दफ्तर अडानी अंबानी का पैसा से नहीं बना है जो RSS के दफ्तर बनते हैं। ये दफ्तर बना है मजदूरों की खून पसीने का, उनकी कमाई के पैसे का डोनेशन देकर ये दफ्तर बना है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जब लाल झंडा का दफ्तर बनता है, वो सीमेंट और ईंट का जरूर दफ्तर बनता है। सीमेंट भी लगता है, ईंट भी लगती है, बालू भी लगता है, श्रमिकों का श्रम भी लगता है, लेकिन वो दफ्तर ईंट और सीमेंट का दफ्तर नहीं है। वो दफ्तर है प्रजा का दफ्तर। वो दफ्तर बना है ताकि इस देश में जो शोषण आधारित सरकारें चल रही हैं, जो समाज का गठन शोषण आधारित बना है, उस शोषण के खिलाफ, उस पूंजीवाद की करूर नीति के खिलाफ वो दफ्तर, उस निजाम को पलटने के लिए क्या संगठन हम बना सकते हैं, वो दफ्तर संघर्ष का केंद्र बनेगा। वो दफ्तर आपका दफ्तर है। वो दफ्तर में हर आदिवासी आएगा और अपनी बात रखेंगे। ये है वो दफ्तर जिसके लिए आज मैं आप सबको बधाई देती हूँ। ये लाल झंडा प्रयास कर रही है। ये आदिलाबाद है, कुमरम भीम की वो धरती। कुमरम भीम जिसने आदिवासियों की बगावत का नेतृत्व देकर निजाम और ब्रिटिश का जो गठबंधन था, उसके खिलाफ लड़कर 1940 में शहीद हुए हैं। आदिलाबाद उनकी खून से सींचा हुआ भूमि है। ये भूमि है रामजी गोंड की। याद रखो, हमारे इतिहास की किताबों में आदिवासियों की जो हमारे देश को आजाद करने के लिए आदिवासियों का जो रोल रहा है, हमारे इतिहास की किताबों में जितना जगह मिलना चाहिए वो नहीं है। लोग कहते हैं 1857 पहला ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध था, वो सही नहीं है। पूरा पूर्वी भारत में आदिवासियों के नेतृत्व में, सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ ब्रिटिश के खिलाफ। और 1861 में यहाँ रामजी गोंड का जो संघर्ष रहा, आप सोचो, उस निर्मल इलाके में
1000 से अधिक आदिवासियों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी लगा दी थी। ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ वो आदिवासी थे जिन्होंने कुर्बानी की। और सोचो मेरे प्रिय साथियों, इतने सालों बाद आज हम लोग यहाँ खड़े होकर हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हकीकत ये है, शोषण करने वाले, लुटेरे करने वाले, उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन अपने खून देने वाले, इस देश के लिए, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान के लिए जो खून देते हैं वो कभी मरते नहीं है, हमेशा अमर रहते हैं। जो हार हमारे शहीद, ये हम कहते हैं। इसलिए जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार, और याद रखो मेरे प्रिय साथियों, ये बीजेपी का केवल सरकार नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। आरएसएस इस सरकार को चला रही है। ये आरएसएस है राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, जो इस देश की संविधान को कभी माना नहीं। 26 नवंबर को, अभी कौन सा तारीख है, 28, 2 दिन पहले मोदी जी संसद में खड़े होकर क्या क्या भाषण दे रहे थे संविधान के बारे में। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मोदी जी की पूर्वज, जिसके आज भी मोदी जी की गुरु है, कभी भी इस देश की संविधान को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर को संविधान पारित करके 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस पर जब देश के सामने पेश किया, सबने समर्थन किया, लेकिन आरएसएस ने समर्थन नहीं किया। करने के लिए रखा है। इस संविधान में हर धर्म में विश्वास करने वालों का एक बराबर का अधिकार है। धर्म में विश्वास करो, धर्म का प्रचार करो, ये भी संविधान में अधिकार है। इसीलिए उस समय 1950 से ये आरएसएस ने कभी इसका कभी भी स्वीकार नहीं किया। और आज भी मेरे प्रिय साथियों, ये बीजेपी आरएसएस की मोदी के नेतृत्व में जो राज दिल्ली में चल रहा है, हर नीति के आधार पर, हर सवाल के आधार पर, ये बीजेपी आरएसएस सरकार की 2 बंदूकें हैं। एक बंदूक का निशाना है मजदूर किसानों के अधिकार को बुलडोज करके, बुलडोजर समझते हैं ना, हिंदुस्तान में किसान मजदूरों के अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चला रहे। किसके लिए? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े पूंजीपतियों की हिफाजत के लिए। और दूसरा, धर्मनिरपेक्षता के लिए, देश की एकता के लिए, एक विशेष कौम मुसलमानों के खिलाफ टारगेट करके, किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर, जैसे ब्रिटिश ने हमेशा विभाजन करो और राज करो नीति अपनाया, आज बीजेपी आरएसएस जब उस समय भी ब्रिटिश का साथ दिया, आज वही कार्यनीति लेकर आज विभाजन करो, राज करो बोलकर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर लगातार हर कानून में, लगातार हर नीति में, लगातार हर भाषण में वो माइनॉरिटीज को टारगेट करके, दलितों को टारगेट करके, आदिवासियों को टारगेट करके, मनुवाद के आधार पर
हमारे देश के एकता को तोड़ने का काम करते हैं। झारखंड के आदिवासियों ने इस बीजेपी आरएसएस को हरा दिया। उसके पीछे बहुत कारण है, आज मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। बहुत हथकंडे अपनाकर जनवादी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हराने का हथकंडे अपनाकर पैसा और बहुत सारे सवाल आज उठ रहे हैं ईवीएम के बारे में, वोटिंग प्रोसेस के बारे में। लेकिन हमें गर्व है कि उन तमाम स्थितियों के बावजूद हमारे आदिवासी नेता विनोद दकोले जो लड़े थे पिछले 5 साल, वो जीते हैं महाराष्ट्र की आदिवासी सीट पर। इस लाल झंडा को आगे लेकर जाएंगे, ये बहुत बड़ी जीत है। या 18 ब्लॉक में 16 ब्लॉक में 5वां शेड्यूल है। आज हमें समझने की बात है, इस 5वां शेड्यूल और पेशा कानून जो वर्ण अधिकार कानून है, उस पर आज पूरा हमला हो रहा है बीजेपी आरएसएस की केंद्र सरकार के चलते। पूरे 5वां शेड्यूल में खनिज है, मिनरल्स है, धन है, उसको समाप्त करने के लिए और उसको लूटने के लिए आज आदिवासियों के अधिकारों को एक तरफ करके वो कॉर्पोरेट्स का साथ दे रहे हैं। आप सोचो, इस इलाके में कानून में लिखा है पौधों खेती का अधिकार है। पौधों करने वाले वन की खेती का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अधिकार है। लेकिन इस तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, उसका बीआरएस की सरकार जब थी, हमने बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया। आज कांग्रेस की सरकार है, हमारा संघर्ष बरकरार रहेगा। हमारा नारा है पौधों का अधिकार हमारा है। यहाँ 10 आदिवासियों के ऊपर केस लगे, हमारे बहनों भाइयों को जेल भेजा तेलंगाना में। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, हम लोग लड़के पार्लियामेंट में उसका अधिकार लेकर, और आज भी हम कहते हैं कोई भी सरकार हो, हमारे आदिवासियों के कानून को अमल में लाना पड़ेगा। बीजेपी हो, बीआरएस हो, कांग्रेस हो, आदिवासियों का अधिकार तुम्हारे कोई दान और देन के कारण नहीं, हमारे संघर्ष के कारण है। 4 एकड़ हमारा वन का जमीन है, लेकिन हमें पट्टा दे रहे 2 एकड़ का। ये नहीं चलेगा मेरे प्रिय साथियों। इस आदिलाबाद में एक साथ मिलकर आदिवासी के अधिकार के लिए सीआईटीयू भी लड़ेगी, जनवादी महिला समिति भी लड़ेगी, हमारी किसान सभा भी लड़ेगी। एक लड़ाई में हम आदिवासियों के अधिकारों का रक्षा करेंगे। इस बीजेपी आरएसएस ग्राम सभा को मिटा दिया, ग्राम सभा का नाम मिटा दिया, ताकि ये बड़े बड़े लोग आकर लूट करें। शर्म आना चाहिए ये बीजेपी का जो एमपी है, यहाँ शर्म आना चाहिए। पिछली बार भी एमपी था ना? पिछली बार भी एमपी था। जब ये एमपी था, उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, अमेंडमेंट, माइनिंग और मिनरल एक्ट का अमेंडमेंट पास हुआ। और ये जो आपका एमपी है, इसने हाथ उठाया वो संशोधन के लिए जो आदिवासियों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया। ये याद रखो, ये भूलो मत। और ऐसे तथाकथित प्रतिनिधि के खिलाफ जो एसटी के नाम लेकर वोट देते हैं और वहां जाकर बुलडोजर का ड्राइवर के रूप का काम करते हैं, ये नहीं चल सकता है। ये हमें कहना है। मेरे प्रिय साथियों, इस सभा में हमारे आंगनबाड़ी के साथी हैं, हमारे आशा के साथी हैं,
इनकी नेता सब इस मंच पर बैठे हैं। मैं आंगनवाड़ी की और आशा की, मिड डे मील्स की वर्कर की मैं सलाम करती हूँ साथियों, मैं बधाई देती हूँ साथियों। आप वो महिला है। अरे सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे शर्म करो मोदी जी, अगर नारी की शक्ति देखना है आंगनबाड़ी की वर्कर को देखो, अगर नारी शक्ति का देखना है आशा वर्कर को देखो, जो दिन रात मेहनत करते हैं। आपका पूरा स्वास्थ्य सेवा कौन कर रहा है, आपकी बच्चों की देखरेख कौन कर रहे हैं? ये आंगनबाड़ी कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं। कोविड की समय तुम्हारे तमाम मंत्री लोग घर बैठे थे, ये आशा की वर्कर है जो घर घर जाकर कोविड से बचाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज इस बजट में लाखों करोड़ों रुपया टैक्स की राहत दे दिया। किसको? बड़े पूंजीपतियों को। अभी पता चला 1,70,000 करोड़ रुपया पिछले साल बैंक का लोन माफ कर दिया। लेकिन इस आंगनबाड़ी के लिए, इस आशा के लिए, इस मिड डे मील वर्कर के लिए सरकार के उस बजट पे एक निक्का पैसा बढ़ाकर नहीं दिया। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.